हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर का पेपर विथ फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो आपका साथ बी फार्मेसी के लास्ट ईयर तक नहीं छोड़ने वाला है। थर्ड सेम में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के फॉर्म में मिलेगा, फोर्थ सेम में आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के फॉर्म में मिलेगा, और फिफ्थ सेम में जब पहुंचेंगे तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के फॉर्म में, सिक्स सेम में बायो फार्मास्यूटिक्स के फॉर्म में, और सेवेंथ सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड एंड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में मिलने वाला है। मतलब 40 से 50% से ज़्यादा पूरा बी फार्मेसी का सिलेबस यही आपका मतलब ये फार्मास्यूटिक्स ही कवर करने वाला। तो आप लोग अभी से अवेयर हो जाइए, अपने सारे नोट्स अच्छे से बनाइए, आपके फ्यूचर में भी जीपैट नाइपर इन सब में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि अभी तक हम लोगों ने ए भी डिस्कस कर लिए हैं, एनालिसिस का पेपर आज है आप लोग, आई होप अच्छा ही जा रहा होगा। और नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में। इनऑर्गेनिक तो डिस्कस कर ही चुके हैं सबके, पूरे फुल वीडियो के एक्सप्लेनेशन आज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप सबके पेपर अच्छे हों, उसके बाद आप लोग सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लग जाइएगा, और हम भी कोशिश करेंगे सेकंड सेम का अभी से ही वीडियो बना के आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। ओके, आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ सकिए जुड़िए, अब दोस्तों को भी इसमें ज्वाइन करने में हेल्प करिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए बी फॉर्म 2021 का पेपर है। जैसा कि पेपर पैटर्न आप पता चल गया है। इसमें पहले क्वेश्चन में सेक्शन से क्या पूछा गया, डिफाइन टर्म कॉम्पेडिया क्या होता है, क्लासीफाई करना सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, डिजाइन करना फार्मूला फॉर दी कैलामाइन लोशन के लिए, नेक्स्ट एक्सप्लेन करना सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को, गिव 2 एग्जांपल ऑफ जेलिंग एजेंट के 2 एग्जांपल बताने हैं आपको, एनलिस्ट करना है एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताना है, बस नाम लिख देना है जितने भी आए हैं अभी तक, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ टैबलेट बाय दी प्रिपेयर फ्रॉम 5 किलोग्राम एस्पिरिन से कितने ग्राम के टैबलेट आप बना मतलब कितने टैबलेट बना सकते हैं 325 mg की। ओके, नेक्स्ट करना क्लासीफाई द बेस यूज इन सपोजिटरी में कौन से बेसेस यूज होते हैं उसको क्लासिफिकेशन करना, आउटलाइन करना हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और कैलकुलेट करना डोजेज फॉर चाइल्ड 5 ईयर ओल्ड हुज सरफेस एरिया जितना दिया हुआ है एंड एडल्ट डोज दिया 40 mg। ओके, मतलब इससे क्या पता चलता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आने हैं, इन सब की प्रैक्टिस करके जाना आपको। ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करना फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इन डिटेल में इसको एग्जांपल के साथ बताना। ओके, ये इनकम्पेटिबिलिटी वाला जो टॉपिक है इसे आप पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन इस बार भी आना ही है 100%। नेक्स्ट इलिस्ट्रेट करिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितने भी आपके प्रिपरेशन है, सस्पेंशन, इमल्सन, पाउडर, लोशन, क्रीम, सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ के जाइएगा, और सबकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है उनको ओवरकम करने का भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये 2-3 से 4 क्वेश्चन यही आपके पेपर में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। देखिए ऑइंटमेंट का पूछ लिया गया, यहाँ पर इमल्सन का पूछ लिया, अभी आगे और पूछा गया है ऐसे। नेक्स्ट सेक्शन सी में पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना एफर्मेशन पाउडर। देखिए पाउडर को पढ़ के जाना, पाउडर से क्वेश्चन हर साल रहते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाउडर होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है डिमॉन्स्ट्रेट करिए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट को बताना विद द हेल्प ऑफ सैंपल, एक सैंपल इमेज बना देना, सब देखेंगे इसी वीडियो में ये लोग। नेक्स्ट इलिस्ट्रेट करिए वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट पोसोलॉजी। यस, पोसोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जो आप लोग बहुत मतलब अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि ये फ्री के नंबर देगा, इसमें आपको अच्छे से लिखने का मैटर मिल जाता है। नेक्स्ट करिए डिस्क्राइब करिए स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। देखिए फिर से आगे वही क्वेश्चन, सस्पेंशन का इस बार पूछ लिया, इसको कम करने का मेथड, मतलब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम पढ़ के जाना, कुछ ना पढ़िए तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इलिस्ट्रेट वेरियस स्टेबिलिटी इनहेंसमेंट। देखिए अब स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के क्या टेक्निक है वो उसको बताना है। नेक्स्ट करना एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको लगभग हर पेपर में मिल जाएगा, क्योंकि फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आपका स्टार्टिंग है, तो इंडिया में फार्मेसी का क्या रोल है, तो हर एग्जाम में पूछना इनका मतलब जरूरी हो जाता है कि बच्चे को कुछ पता है कि नहीं, इंडिया की फार्मेसी में क्या कब कौन सा एक्ट कब आया, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा। अगर कुछ ना आया तो इसको जरूर लिखना है। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन ऑफ मैनी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिक्स फार्मासिस्ट के लिए आपको एक कुछ डाटा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट प्रोड्यूस करना है 15% ऑइंटमेंट के लिए। तो इसके एक जो हमारा एलिगेशन मेथड होता है उससे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, उसको समझा देंगे, उसको मत छोड़ के आइएगा, अगर कुछ ना तो न्यूमेरिकल जरूर करना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। डिफाइन टर्म कंपेंडिया क्या होता है। कंपेंडिया मतलब सिंपल सा, वेरियस कंट्री हैव ए पब्लिश
अपने अपने टेक्स्ट पब्लिश करती हैं टू एश्योर ड्रग क्वालिटी को एश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अपने अपने कंपेंडिया में। तो कंपेंडिया लिस्ट होता है, ऑफिशियल टेस्ट मेथड होते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन होता है ड्रग प्रोडक्ट का। अब हर कंट्री की अपनी अलग अलग कंपेंडिया होती है। जैसे इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट की यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ब्रिटिश की ब्रिटिश फार्माकोपिया, दिस इज कंपेंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लासीफाई द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्लासीफाई करना है, आपको पता होना चाहिए। ये केवल सेमी सॉलिड का पूछा है, लेकिन आप पूरे डोजेज फॉर्म को पढ़ के जाइएगा, लेकिन लिखना यहाँ सारा नहीं है, मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए सारा लिख दिया। आपको केवल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई करना। ओके, वहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिखाना 2 नंबर वाले में, आप फुल वाले में दिखाइएगा। ओके, नेक्स्ट डोजेज फॉर्म मतलब 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अभी बस से जनरल सा क्लासिफिकेशन है, बाकी क्लासिफिकेशन इसका बहुत और भी ब्रॉड है, उसको हम अगले जब आप सेमेस्टर पहुंचेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जितना पूछा उतना डिस्कस करते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या है, दो फेज होते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म, बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट में क्या आता है, मतलब टैबलेट आ जाता है, कैप्सूल आते हैं, पाउडर आता है, पिल्स आता है। बल्क डोजेज फॉर्म में 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल यूज होने वाला है, एक एक्सटर्नल जो बाहर से अप्लाई कर लिया जाता है। इंटरनल जैसे फाइन पाउडर्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, एफरवेसेंट टैबलेट हो गए। एक्सटर्नल क्या होता है, डस्टिंग पाउडर आ जाता है, डेंटिफ्राइसिस आ जाता है, इंसफ्लेशन आता है, डेंटल पाउडर्स आते हैं इसमें। लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 तरीके होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। बाईफेजिक में इमल्सन और सस्पेंशन आ जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ लेगा 2 नंबर में, व्हिच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म बाईफेजिक सॉल्यूशन। तो आपको एग्जांपल 2 याद होने चाहिए। मोनोफेजिक क्या होता है, 2 तरीके से, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन सा आता है, लिनिमेंट आता है, लोशन आता है, थ्रोट पेन, गार्गल, माउथ वॉश। और इस इंटरनल में आपके सिरप आएगा, एलेक्जर आएगा, लिंक्टस आएगा, ड्रॉप आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस वाले पोर्शन से इतने 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ना, हर पेपर में लगभग इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं 2 नंबर वाले। जैसे सिरप एलेक्जर में क्या डिफरेंस है, पिछले साल के पेपर मैंने बता ही दिया है। और इसमें आपको पूछ लेंगे लिनिमेंट और लोशन में क्या डिफरेंट है, उसके बाद यहाँ पे थ्रोट पेंट और गार्गल में क्या डिफरेंस है, माउथ वॉश और गार्गल में क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंसेस मतलब इसको तो पढ़ के जाना। ओके, नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड 2 तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आता है, ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आता है। इंटरनल में सपोजिटरी और पेस्ट्रीज। इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इन चारों का डिफरेंस पता होना चाहिए। 2 नंबर वाले सबके फ्री के नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा है, डिजाइन दी फार्मूला फॉर कैलामाइन लोशन के लिए फार्मूला क्या होता है। जैसे देखिए, कैलामाइन कितना होना चाहिए, 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड कितना होना चाहिए, 5 ग्राम, बेंटोनाइट कितना होना चाहिए, 3 ग्राम, सोडियम सिट्रेट कितना होना चाहिए, 0.5 ग्राम, लिक्विफाइड फिनॉल कितना होना चाहिए, 0.5 ग्राम, ग्लिसरीन कितना होना चाहिए, 5 ग्राम होना चाहिए, रोज वाटर कितना होना चाहिए, 100 ml। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन करना सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ ए सस्पेंशन इधर रेशियो होता है इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट का। ये फॉर्मूला होता है वी यू पर वी नॉट। द वैल्यू ऑफ एफ जो होता है और लाइज करता है बिटवीन 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ जेलिंग। जेलिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स देने हैं, मतलब 2 एग्जांपल देने हैं आपके, लेकिन यहाँ पर 2 ही दीजिएगा, डिफाइन नहीं करिएगा। मैंने डिफाइन इसलिए किया ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। ओके, एग्जांपल पूछे 2 एग्जांपल ही लिखना। नेक्स्ट, इन जेलिंग क्या होता है, इन जेल में क्या होता है, जेलिंग एजेंट आर सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जेल में पाए जाते हैं, मतलब डाले जाते हैं, विच वेन एडेड टू एन एक्वस मिक्सचर में ऐड किए जाते हैं, जो इंक्रीज करता है इसकी विस्कोसिटी को विदाउट सब्सटेंशियली मॉडिफाइड इट्स अदर प्रॉपर्टी। मतलब किसी चीज़ में आप कोई चीज़ डालेंगे, मतलब डालिए, लेकिन ऐसा क्या हो ना, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो या बदले ना। ओके, ऐसा भी ध्यान रखा जाता है ताकि उसका टेस्ट ना बदले। मतलब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और कोई जेलिंग डाला, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, नेचुरल पॉलीमर, जैसे आपके प्रोटीन हो गए, पॉलीसेक्राइड हो गया, नेचुरल गम्स हो गया, लाइक ट्राइगाकैंथ। सेमी सिंथेटिक में सेलुलोज डेरिवेटिव आते हैं, लाइक मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज है। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर में कार्बोमर आ जाते हैं। इसमें से कोई 2 एग्जांपल आप उठा के रख दीजिएगा। नेक्स्ट, इन लिस्ट द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, कुछ नहीं करना, आपको 10 बार कॉपी पर लिखना, 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 ऐसे करके आप फटाक से इसको याद कर लीजिए। ओके, फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955 आया था। अगर भूल जाएगा 55, 5 को 6 करिएगा, 5 को 6 करिएगा तो यहाँ से देखिए एक एक अंक बढ़ा दीजिएगा, इससे 1966 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 1985। 85 के बाद कौन सा था भूल जाएगा, तो 8 के बाद 9 आता है, 5 के बाद 6 आता है। ओके, तो 85 से 96 जाएगा सीधे। उसके बाद 7, 3, 10, 7 में 3 जुड़ेगा, 10 आ जाएगा। मतलब 2-2 का ग्रुप बना के चलना, पहले 55, 66, 85, 96, उसके बाद 7, 10, कौन सा 7, 10, उसके बाद 14 से 18 हो जाता है। ओके, और अभी जो लेटेस्ट आया वो 2022 में 19th एडिशन फार्माकोपिया है।
ओके, सबके वॉल्यूम भी याद रखिए। क्या पता 2 नंबर वॉल्यूम पूछ ले कि थर्ड एडिशन कितने वॉल्यूम होते हैं, तो थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन में हमारे 2-2 वॉल्यूम थे, फिफ्थ एडिशन सिक्स एडिशन में 3-3 वॉल्यूम थे, और सेवन्थ एडिशन के बाद से 4-4 वॉल्यूम स्टार्ट हो गए। ओके, तो एनलिस्ट इंडियन फार्माकोपिया, इसमें आपको चाहिए अगर पूरा एक्सप्लेन करिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कितना एक्सप्लेन करना है, बस आपको इनलिस्ट कर देना, तो सारे लिख दीजिएगा, ये एडेंडम और सप्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ टैबलेट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टैबलेट में बी प्रिपेयर्ड बाई 5 किलोग्राम एस्प्रिन से कैसे बनाएंगे 375 mg की कितनी टैबलेट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, आपको वही जो हमारा सिंपल सा यही मेथड चलता है मैथ में, एक नियम। ओके, यूनिटरी मेथड से आप इसे सॉल्व करिएगा, तो 5 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि 5 ग्राम कन्वर्ट करना है, अब 5 ग्राम को कन्वर्ट करना है mg में। अब ग्राम को mg में कन्वर्ट लिए क्या करना है, आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम में कितना mg होता है, 1 ग्राम में कितना mg होता है, 1 ग्राम हमारा 1000 mg होता है। यहाँ पर गलत हो गया, इसे mg कर लीजिए। ओके, हाँ, तो इतना हो गया, तो 5000 ग्राम में कितना mg हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो हमारा mg निकल के आया है इतना, इसमें क्या करेंगे, नाउ डिवाइड करना है, कितने mg की टेबलेट बनानी है, 325 mg की टेबलेट बनानी है, तो इसी 325 mg से इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये डाटा। दशमलव के बाद वाले डाटा को आप इग्नोर कर दीजिएगा, तो आप इतना एस्पिरिन बना सकते हैं। 15384 एस्पिरिन टेबलेट आप बना सकते हैं 5 किलोग्राम की एस्पिरिन से। ओके, नेक्स्ट क्लासीफाई दी बेसिस यूज इन सपोजिटरी में कौन कौन सी बेसिस होते हैं, जैसे देखिए एक इमल्सिफाइंग बेस होता है, वाटरी सॉल्युबल एंड वाटर मिक्सिबल और एक्वस या हाइड्रोफिलिक बेस होता है, जैसे इसमें ग्लिसरोजिलेटिन आ जाता है, सोप ग्लिसरीन आ जाता है, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल बेस आ जाता है, मैक्रोजेल इसे कहते हैं, फैटी और ओलिजिनस बेस में थियोब्रोमा या कोका बटर आता है, सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड जिसे हार्ड फैट भी कहते हैं। ये आपको सिंपल सा क्लासीफाई कर देना। नेक्स्ट सेक्शन ए का जो अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन करना है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडलिंग किया था। तो आपको पता नहीं, सबसे पहले डेट होता है, उसके बाद नेम होता है, एज और पेशेंट के वेट, उसके बाद आरएक्स जिसे सब सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, उसके बाद इंस्क्रिप्शन जिसमें हम मेडिसिन को लिखते हैं, लाइक पैरासीटामोल 500 mg। नेक्स्ट हमारा उसके बाद सबस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद सिग्नेचर आता है, उसके बाद सिग्नेचर आता है जो डॉक्टर की मुहर स्टाम्प जो होती है वहाँ पर लग जाती है। इसको सिंपल सा बना देना आपको। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डोजेज ऑफ चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है हुज सरफेस एरिया, जिसको सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपको सारे फार्मूले याद करने करके जाने, जितने भी डोजेज फॉर्म निकालने के फार्मूले हैं आपको याद करके जाना। अब देखिए यहाँ सरफेस एरिया दे दिया, सरफेस एरिया के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है जिसका नाम है कैटजेल फार्मूला। लगाना आपको चाइल्ड डोज बराबर सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डोज इंटू एडल्ट डोज अपन 1.73, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड आपको दिया हुआ 1.5, आपको यहाँ पर पुट कर देना 1.5, और एडल्ट डोज आपको दिया ही है 40 mg। ओके, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, अपन ये फार्मूले में हमारा सॉल्व कर दीजिए, इतना mg आ जाएगा। ऐसे कुछ छोड़ के नहीं आने, प्रैक्टिस करके जाने, एक ही दो मतलब 5 से 6 फार्मूले हैं, उसको रट के जाना एकदम। नेक्स्ट सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन करिए फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन डिटेल में। तो चलो देखते हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब इनकम्पेटिबिलिटी इज डिफाइंड एज चेंज रिजल्टिंग एंड अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब कोई जो चेंज होता है जिसकी वजह से अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है, विच में अफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी को, एफिकेसी को, अपीयरेंस को, अनस्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, वही तो होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब हमारे प्रोडक्ट में जो कमी आ जाती है। नेक्स्ट इनकम्पेटिबिलिटी अकर ड्यूरिंग, कब कब हो सकता है, कंपाउंडिंग के दौरान, फार्मुलेशन के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, डिस्पेंसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के दौरान भी आप ये इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है। तो चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, इनकम्पेटिबिलिटी में बी डिटेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक क्वालिटी में चेंज होने की वजह से हम इनकम्पेटिबिलिटी डिटेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी 3 तरीके का होता है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल के बारे में बात करें, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर, एक साथ कंबाइन करें तो ये फिजिकल चेंज टेक प्लेस, एक प्रकार का चेंज होता है। एंड अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, विच में लीड टू चेंज इन कलर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का हमारे कलर चेंज हो सकता है, या उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट, उसकी विस्कोसिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, ये सब चेंज हो जाती हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। आगे
Next, following list outline the various way incompatibility between the among drug agent may be manifested. जैसे क्या क्या मतलब जिसकी वजह से इनकम्पेटिबिलिटी जैसे यहाँ पर हो सकती है, इंसॉल्युबिलिटी हो गया या इमिसिबिलिटी हो गया या प्रेसिपिटेशन हो गया या लिक्विफिकेशन हो गया। इंसॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज़ ढंग से ना मिली। ओके, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब एजेंट इन व्हीकल, जो व्हीकल यूज कर रहे हो ढंग से सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है। इमिसिबिलिटी क्या हो रही है? इमिसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर लिक्विड, जब 2 या 2 से अधिक लिक्विड को मिला रहे हैं वो एक दूसरे में ऊपर नीचे दिख रहे हैं, जैसे तेल में ऑयल पर तैरता रहता है, उस तरीके से इमिसिबल है, अच्छा ही नहीं लग रहा प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन क्या होगा? इट अकर ड्यू टू द सॉल्वेंट की वजह से हो जा रहा है, इन इनसॉल्युबल व्हेन इट एडेड इन सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्वेंट को आप सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो मतलब वो जाके नीचे बैठ जा रहा, प्रेसिपिटेट हो जा रहा तुरंत का तुरंत है। नेक्स्ट लिक्विफिकेशन क्या होता है? लिक्विफिकेशन ऑफ द सॉलिड मिक्स्ड इन ड्राई स्टेट कॉल, जिसे बोलते हैं यूटेक्जिया बोलते हैं। ये लिक्विफिकेशन की वजह से होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस जब ड्राई स्टेट में उसमें पड़ जाता है। नेक्स्ट केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है विच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से देखिए फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। सबका नाम ही बताता है, भूल जाएगा तो नाम के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ओके, तो वहाँ यहाँ वही लिखा गया कि रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एज ए रिजल्ट, यहाँ पर सही कर लीजिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ए टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड। ओके, तो क्या होगा? जब इनकम्पेटिबिलिटी होगा तो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट ही तो बनेगा। ओके, नेक्स्ट ऑकरेंस, क्या क्या ऑकरेंस हो सकता है? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर, क्या वजह होती है? ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड एडिक्टिव लाइक, जैसे क्या क्या किस किस केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या इफेक्ट आता है? जैसे पीएच चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाना है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन में बी नोटिस बाय, इन रिएक्शन को कैसे हम देख सकते हैं? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दिखेंगी, एफर्वेशन के फॉर्म में दिखेंगी, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज हो जाएगा या कभी कभी पूरा पूरा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ओके, ये वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन केमिकल इंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसका पीडीएफ लिंक टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस पूरे फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने मेन टॉपिक यहाँ लिखा है। आप अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये सब मैं वहाँ दे दूंगा, आप वहाँ जाके रीड कर लीजिएगा। बाकी इतना सफिशियंट है क्योंकि आप इतना लिख ही नहीं पाएंगे, टाइम भी बचाना है। नेक्स्ट थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? इट द मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरेपेटिक इफेक्ट होता है ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर कंकॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर। ओके, मतलब एक ड्रग का मॉडिफिकेशन की वजह से जो दूसरे में जो इफेक्ट आता है उसी को बोलते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इट मे बी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग टू ए पेशेंट विथ इंटेंशन टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट हैव रिस्टोर या इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट रूम दैट इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। मतलब आपने उसको सोचा कि चलो इसको मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी दवा दे दिया जाए कि मतलब ठीक हो जाए, लेकिन वो क्या किया कि आपने जैसे ही दवा को चेंज किया तुरंत उसका सिम्टम्स कुछ और ही अपीयर होने लगते हैं। फिर यानी उसके इलाज में क्या हुआ? इनकम्पेटिबिलिटी आई इलाज के दौरान, थेरेपी में, तो उसके थेरेपी में इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम आई, इसी को बोलते हैं इन थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी का जो सेकंड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए क्या, पहले इमल्सन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये आपको लिखना है इमल्सन के बारे में पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। फिर यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इमल्सन कैसे बनाया जाता है तो पूछा ही है। अगला हमें इस क्वेश्चन क्या डिस्कस करना है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और उसको कैसे कम करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ओके, चलो देखते हैं इमल्सन क्या होता है। इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड को मिलाया जाता है विच डिस्पर्स एज ए माइन्यूट ग्लोबुल के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता है इनटू अदर सॉल्वेंट में, इसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इमल्सन। जैसे एक डिस्पर्स फेज होता है और एक कंटिन्यूअस फेज होता है, इसी डिस्पर्स फेज को कंटिन्यूअस फेज में मिलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 तरीके से होता है, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे। स्मॉल स्केल पे बोले तो इसमें क्या होता है, मोर्टार एंड पिस्टल इज एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन दी स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के लिए। नेक्स्ट इट प्रोवाइड करता है ए सिंपल एंड इकोनॉमिक, सिंपल है मतलब साधारण। दिस प्रोवाइड ए सिंपल इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमल्सन, मतलब थोड़े मात्रा में जो इमल्सन बनाना होगा तो आप स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं लाइक लैब में।
नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक जैसे अकेसिया ट्राइगाकैंथ ये सब यूजुअली ऐड किए जाते हैं टू स्टेबलाइज दी स्मॉल स्केल इमल्सन, ताकि जो हमारा स्मॉल स्केल पे इमल्सन बन रहा हो क्या हो सके, स्टेबलाइज रख सके, यानी बैलेंस रहे। ओके, नेक्स्ट दो टू मेथड्स इन्वॉल्व इन दी प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन यूजिंग दी मोटर एंड पेस्टर का यूज करके, इसमें दो मेथड यूज होते हैं, एक होता है ड्राई गम मेथड और एक होता है वेट गम मेथड। ये आप पढ़े होंगे और किए भी होंगे लैब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए इसको जरूर लिखना। ड्राई गम मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इमल्सन आर टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग ड्राई गम इमल्जेंस की वजह से जब बनाते हैं, ये ड्राई गम मेथड कहलाता है। दिस द अमाउंट ऑफ गम टू बी यूज्ड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन ऑयल नेचर की, ऑयल नेचर के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट गम डालेंगे वो ऑयल नेचर पे डिपेंड करता है। तो फार्मूला प्राइमरी इमल्सन बनाने का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ ऑयल हो गए, उसके एग्जांपल हमें दिखना, उसमें ऑयल वाटर और गम का रेशियो, ये रेशियो जरूर याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और यहाँ पर देखिए फिक्स्ड ऑयल का एग्जाम्पल क्या होता है, कस्टर्ड ऑयल होता है, आलमंड ऑयल होता है, कॉड लिवर होता है, एराकिस ऑयल होता है। रेशियो क्या होता है, 5:2:1 होता है, भूल जाएगा अभी याद करा देंगे इसको ट्रिक से। नेक्स्ट मिनरल ऑयल क्या होता है, इसमें आपके लिक्विड पैराफिन लिंसीड ऑयल आता है। वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, टर्पेंटाइल ऑयल होता है, पिपरमेंट ऑयल होता है, सिनेमोन ऑयल होता है। ओलियो रेजिन हमारा आता है, मेल फॉर्न एक्सट्रैक्ट आता है। याद करने का तरीका, पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले क्या आता है, फिक्स्ड ऑयल आता है, मिनरल ऑयल आता है, वोलेटाइल आता है और ओलियो रेजिन आता है। अब याद करिए, जब लास्ट में सबके देखिए यहाँ पर 2:1 सब में कॉमन है। ओके, लास्ट वाला 2:1 सब में कॉमन है, इसे ध्यान दीजिए। और ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको, ऑयल वाटर गम इसी ऑर्डर में, ठीक है, OWG। ओके, ऑयल वाटर गम, यानी वाटर गम का सब में रेशियो कॉमन है 2:1, बदल क्या रहा है ऑयल का, तो हम नीचे शुरू करेंगे 1 2 3 4। ओके, 4 है नहीं तो 1 2 3 5 तक जाएंगे। ओके, यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, तो इस तरीके से याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। वेट गम मेथड क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व करता है सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल गम वाटर फॉर प्राइमरी इमल्सन एज इन ड्राई गम मेथड के तरह होता है। इन दिस मेथड क्या होता है, एक्सेसिया को ट्रांसलेट करते हैं विथ वाटर के साथ टिल म्यूसिलेज इज ऑब्टेन, तब तक करते हैं जब तक म्यूसिलेज ना मिल जाए। नेक्स्ट करते हैं नाउ दिस म्यूसिलेज, अब इस म्यूसिलेज को क्या करते हैं, इसमें ऑयल ऐड करते हैं एट इंटरवल विथ कांस्टेंट एंड रैपिड ट्रांसलेशन के साथ, उसको ट्रांसलेट करते रहना है। विच इज कंटिन्यू इवन व्हेन ऑल द ऑयल हैज टू बी एडेड, तब तक करते रहना जब तक सारा ऑयल उसमें ऐड ना हो जाए। एंड इन दिस मेथड रिक्वायर स्किल्ड फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन पे। दिस लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ एन इमल्सन इज सिमिलर टू स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के जैसा होता है। इन दिस ऑयल फेज एंड वाटर फेज आर हीटेड अबव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट एन इनस्टेबल इमल्सन सो सेवरल डेविएशन फ्रॉम द इस ऑप्टिमल बिहेवियर, बहुत सारे डेविएशन दिखाते हैं अपने बिहेवियर से, उसी को बोला जाता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। जैसे फ्यू वेल नोन साइन ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, और उसके प्रिवेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ होता है क्रीमिंग हो जाता है प्रॉब्लम में, फेज इन्वर्जन हो जाता है, फ्लॉकुलेशन हो जाता है, कोल्सेंस हो जाता है, डेटोरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, इससे 2 नंबर वाले भी बनेंगे, लॉन्ग वाले तो आएगा ही। क्रीमिंग क्या होता है, इट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबुल एट टॉप एंड बॉटम ऑफ इमल्सन पे जो कंसंट्रेशन का ग्लोबुल के फॉर्म में बन जाना है क्रीमिंग कहलाता है। रीजन क्या होता है, कास्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी की वजह से वैसा हो जाता है। इसको रोके कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन को रेमेडी भी बोलते हैं, कहीं के रेमेडी लिखा रहता है, कहीं के प्रिवेंशन। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज को छोटा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे वेलोसिटी को बाय एडिंग थिकनिंग एजेंट ऐड करके। फेज इन्वर्जन क्या होता है, डिस्पर्ज फेज बिकम कंटिन्यूअस फेज एंड कंटिन्यूअस फेज बिकम डिस्पर्स फेज, मतलब फेज का ही इन्वर्जन हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं फेज इन्वर्जन। ओके, जैसे ऑयल इन वाटर चेंज हो जाएगा वाटर इन ऑयल फेज में। रीजन क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेज इज इंक्रीज कर देते हैं अंटिल इट एक्सीड थ्योरेटिकल मैक्सिमम 74%, जब तक पहुंचने से पहले ही हम क्या कर देते हैं उसके फेज को इंक्रीज सब उसके डिस्पर्स फेज को बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। प्रिवेंशन क्या होता है, रिड्यूज अब कम कर दिए ड्रॉपलेट रेडियस को एंड इंक्रीज कर दीजिए कॉन्टिन्यूअस फेज वेलोसिटी को। नेक्स्ट फ्लॉकुलेशन क्या होता है, इसमें एक ऐसी इनस्टेबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है, इन दिस ग्लोबुल कम्स क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं एंड फॉर्म फ्लॉक्स बना देते हैं इन द एक्सटर्नल फेज में। रीजन क्या होता है, अनयूनिफॉर्म ग्लोबुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड अपोजिट चार्ज ऑन ग्लोबुल सरफेस की वजह से ऐसा होता है। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, जो अनयूनिफॉर्म हुआ था उसी को हम क्या कर देंगे, यूनिफॉर्म ग्लोबल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे एंड यूज करेंगे सेम चार्ज आयन का, एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोलाइट।
नेक्स्ट कोलेसेंस के बारे में बात करें तो इट इज द ग्रोथ प्रोसेस होता है इन विच स्मॉल पार्टिकल्स मर्ज करते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज पार्टिकल। अब इसका रीजन क्या होता है, mainly occurs ड्यू टू लैक ऑफ इमल्सीफाइंग, कभी कभी इमल्सीफाइंग एजेंट की कमी पड़ जाती है, या प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल इमल्सीफायर का प्रेसिपिटेशन हो जाने की वजह से होता है। प्रिवेंशन क्या करेंगे, यूजिंग एक मिनट, यूजिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट इसमें ऐड करके आप इसे सही कर सकते हैं। एंड यूजिंग एसिड BS विद द रिस्पेक्ट टू मेंटेन ए स्टेबल पीएच बैलेंस, आप पीएच का अच्छा बैलेंस करके इस कोलेसेंस को आप इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी में जो अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, डिस्क्राइब करना है वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। चलिए ऑइंटमेंट बारे में पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा प्रिपरेशन करने से पहले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। चलो देखते हैं ऑइंटमेंट आदि क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होते हैं, कैरिंग मेडिकामेंट, उसमें मेडिकामेंट होता है, एंड डिजाइन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, और टॉपिकल एप्लीकेशन लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, द ऑइंटमेंट शुड बी सच कंसिस्टेंसी सच दैट दे कैन इजीली रब्ड ऑन स्किन, ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि स्किन पे इसको रब करके लगाया जा सके। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ऑइंटमेंट आपको मतलब डिफरेंस सब याद करके जाइएगा, ऑइंटमेंट, लोशन, लिनेमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑइंटमेंट शो करता है प्लास्टिक फ्लो, एंड इसका जो पीएच होता है 5.5 होता है। इसमें क्या होता है, ट्रिपल रोलर मिल यूज करते हैं टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन और बेस्ड ऑन थेरेपेटिक यूज, इसमें पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक, डायाडर्मिक। बेस्ड ऑन थेरेपेटिक अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेंट होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, एंटीबायोटिक की तरह होते हैं, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्रोड्यूटिक, डिमल्सेंट एंड अमोलियंट। इनको डिफाइन नहीं करना क्योंकि पूछा नहीं गया, बस आप नॉलेज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं। अब मेन जो क्वेश्चन ए है हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। अगर आपको टाइम नहीं मिलता डायरेक्ट ज़्यादा लिखने का तो आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन यहीं से शुरू करिएगा। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, जैसे एक होता है फ्यूजन मेथड होता है, एक होता है ट्रांसलेशन मेथड, एक केमिकल मेथड और एक इमल्सिफिकेशन मेथड। जो हमारा फ्यूजन मेथड होता है, इन दिस मेथड द इंग्रेडिएंट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड और मिक्स करते हैं, हीटेड करते हैं, कूल करते हैं टुगेदर विद कंटिन्यूअस स्ट्रिंग के साथ, लगातार हिलाते रहते हैं उसको। ओके, टिल द मिक्सचर कंजील अनसॉलिडिफाइड, जब तक हो नहीं जाता तब तक आपको उसको स्टिर करते रहना है। एग्जांपल जैसे इसके कौन कौन से होते हैं, सेट्रीमाइड ऑइंटमेंट होता है, कैलामाइन एंड कोलतौर ऑइंटमेंट होता है। नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा ट्राइचुरेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज वाइडली यूज्ड मेथड, इसे सही करिए, ये यूज रहेगा। ओके, वाइडली यूज मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के लिए। व्हेन द बेस इज सॉफ्ट एंड मेडिकामेंट इज सॉलिड इनसॉल्युबल, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू बेस, इस कंडीशन में बहुत कम मात्रा में आपको बेस में लिक्विड को इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे एग्जांपल क्या है, सल्फर ऑइंटमेंट, बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, जिससे व्हीट फील्ड ऑइंटमेंट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। केमिकल मेथड में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सम ऑइंटमेंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, जैसे स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं इससे। इमल्सिफिकेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हीटिंग ऑन वाटर बाथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके इसको बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन सी पे आ जाते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन एफरवेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड यूटेटिक मिक्सचर्स। तो यहाँ पर देखिए एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, दीज आर द ग्रेनुलर सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जो कंटेन ड्रग, जिनके अंदर ड्रग होता है उसे मिक्स किया जाता है विद सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। व्हेन वाटर इज एडेड, जब इसमें वाटर ऐड करते हैं टू द एफरवेसेंट ग्रेनुल में, द एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्ट कर जाएगा एंड रिलीज करता है CO2, जिसकी वजह से एफरवेसेंट देखने को मिलता है। दी रिलीज CO2 विल मास्क साल्टी टेस्ट को मास्क कर देता है, या इसके इल टेस्टिंग ड्रग को मास्क कर देता है। एंड लार्जर ग्रेनुल्स आर प्रीफर्ड ओवर स्मॉलर ग्रेनुल्स, मतलब ज़्यादा लार्जर ग्रेनुल्स प्रीफर किए जाते हैं ओवर स्मॉलर ग्रेनुल की तुलना में। लार्ज ग्रेनुल के ऐसा क्यों, क्योंकि लार्ज ग्रेनुल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं स्लोली एंड फॉर्म्स करते हैं एक कंसंट्रेटेड कार्बोनेटेड वाटर का। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा पोटेशियम सिट्रेट एफरवेसेंट ग्रेनुल्स। नेक्स्ट है हमारा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो मेथड होता है, हीट फ्यूजन मेथड जिसे ड्राई मेथड कहते हैं, दूसरा है वेट मेथड। हीट फ्यूजन मेथड में क्या कहते हैं, ऑल इंग्रेडिएंट और वे सभी इंग्रेडिएंट को वे करते हैं एंड मिक्स करते हैं टुगेदर एक साथ, देन ट्रांसफर करते हैं टू हार्ड पोर्सलिन डिश में, उसको हीट करते हैं बॉइलिंग वाटर बाथ में। फिर क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट और जेंटली स्टिर करते हैं अंटिल ए मॉइस्ट कोहेरेंट मास, जब तक नहीं बन जाता तब तक उसको जेंटली स्टिर करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, कोहेरेंट मास इज क्विकली फोर्स थ्रू दिन, उसको किस सीव नंबर से ले जाते हैं, सीव नंबर 6 से
एंड ड्राई करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, पास थ्रू द सीव नंबर 16, याद रखिएगा बिगर सीव नंबर मीन्स बिगर पार्टिकल साइज, जितना बड़ा सीव नंबर होगा उतना मतलब ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा। नेक्स्ट पैकेज इन दिस सुटेबल एंड टाइटली क्लोज कंटेनर में फिर पैक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वेट मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ऐड नॉन एक्वस सॉल्वेंट एग्जाम्पल एल्कोहल को ऐड करते हैं टू इंग्रेडिएंट एंड स्टिर करते हैं अंटिल कोहेरेंट मास, जब तक बन ना जाए तब तक उसको स्टिर करते रहना है। फिर पास करते हैं मास थ्रू द सीव नंबर 16 से, फिर ड्राई करेंगे ओवन में ले जाके, फिर पास थ्रू द सीव नंबर 18 में ले जाके इसको पास कराएंगे, फिर पैक कर देंगे। नेक्स्ट हाइग्रोस्कोपिक मेथड क्या होता है, द पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ऐसा पाउडर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। दिस पाउडर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉल्यूशन, उसे बोला जाता है डेलिक्वेशन पाउडर। एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन हो गया, फिनोबार्बिटोन, सोडियम आयोडाइड हो गया। सच सब्सटेंस आर यूजुअली प्रोवाइड करते हैं इन ग्रेनुलर फॉर्म में इन ऑर्डर टू एक्सपेंड लेस सरफेस एरिया टू एटमॉस्फेयर एंड अवॉइड कन्वर्ट इनटू द फाइन पाउडर। सच पाउडर शुड बी, यहाँ शुड कर लीजिए, शुड बी डबल रैप, ऐसे पाउडर को डबल रैप में रखा जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट यूटेटिक मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। यूटेटिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है कई बार। देखिए, यूटेटिक मिक्सचर आर दी डिफाइन एज ए मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर होते हैं आप दी लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट होता है, इनके इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। विच आर मिक्सिंग टुगेदर, जब ऐसे मिक्सचर को एक साथ मिक्स करते हैं तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा घट जाता है ऑफ द मिक्सचर बिलो द रूम टेम्परेचर। They are mixture of the substance that liquefy when mixed, rubbed or triturated together। वही कह रहा है, ऐसे मिक्सचर होते हैं जो जिसको आपस में जब रब करोगे या मिक्स करोगे तो क्या कर देते हैं, क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैनी यूटेटिक मिक्सचर आर बिलो रूम टेम्परेचर पे रहता है, सारे यूटेटिक मिक्सचर का रूम टेम्परेचर पे ही उनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस दैट टेंड टू लिक्विफाई ऑन मिक्सिंग, जैसे कैम्फ्यूर हो गया, थाइमॉल हो गया, मेंथॉल हो गया, सेलॉल हो गया, इन दोनों में से कोई तो मिक्सचर आप अगर मिक्स करेंगे ना और लिक्विड बन जाएगा। ओके, तो एनी टू ऑफ दीज ड्रग टर्न टू लिक्विड व्हेन मिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेक्शन से का अगला क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सैंपल। तो मैंने बता दिया था प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है, डेट होता है, यहाँ देखिए डेट होता है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट सेकंड वाले में, नेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्शन, अगले में इंस्क्रिप्शन, अगले में उसके बाद सबस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद सिग्नेचर आता है, उसके बाद सिग्नेचर एंड सिग्नेचर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ओके, इमेज जरूर बनाना है और इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो डेट में क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है डेट का, प्रिस्क्राइबर नीड टू मेंटेन डेट वाइल राइटिंग ए प्रिस्क्रिप्शन। डेट से क्या होता है, पुराने पेशेंट जब आते हैं तो पता चल जाता है कि डेट को दवा ले गए। ओके, डेट इज इसेंशियल फॉर ए फार्मासी, के लिए बहुत जरूरी होता है टू आइडेंटिफाई द केस इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज ब्रॉट फॉर द डिस्पेंसिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इश्यू डेट। वही तो, अगर प्रिस्क्रिप्शन बहुत लंबे समय के बाद लेने को आया तो आप उसको डेट देख के पता कर सकते हैं इतने दिन बाद क्यों आया दवा लेने। ओके, नेक्स्ट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट, इसमें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, दिस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर फॉर प्रिवेंटिंग डिस्पेंसिंग एरर। कभी मान लो गलती से कोई एरर हो जाएगा तो उनका नाम उनसे मतलब उनको बोल दिया जाएगा, गलती से गलत पेशेंट को दवा चलेगी आप उसे वापस कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ नाम मेंशन किया जाता है पूरे एड्रेस के साथ। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, आरएक्स इज कॉमनली यूज टू सिंबलाइज प्रिस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इसको एक्सप्रेस किया जाता है आरएक्स से। कितनी बार यही पूछा गया, व्हाट इज सिंबल ऑफ सुपरस्क्रिप्शन, आरएक्स होता है। आरएक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपरस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर लोग जब भी दवा लिखते हैं सबसे पहले वहाँ पर क्या डालते हैं, आरएक्स, उसके बाद कोई दवा लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, इन एंशिएंट टाइम पहले क्या होता है, दिस सिंबल जो आरएक्स सिंबल को सिग्निफाई किया था एज ए प्रेयर ऑफ जुपिटर, जुपिटर के रूप में प्रेयर के रूप में मनाया जाता था, जैसे गॉड ऑफ हीलिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसा देवता जो लोगों को मतलब इलाज करने में मदद करते हैं। प्रेजेंट टाइम दिस सिंबल को यूज किया जाता है एक्रोनिम लैटिन वर्ड रिसीव के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है टेक दो, मतलब अब आपको इसे लेना है आज के टाइम, इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है। जो इंक्रिप्शन होता है इन दिस मेथड, इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ये होता है विच कंटेन द नेम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट की, इसमें क्वांटिटी और नेम लिखा रहता है। एवरी इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट इज मेंशन ऑन ए सेपरेट लाइन, हर मेडिसिन का इंग्रेडिएंट अलग अलग लाइन में मेंशन होना चाहिए। ओके, वो भी उनके सारे व्हीकल के साथ उसमें।
नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। इसमें जो डॉक्टर होते हैं फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन दिए होते हैं कंसर्निंग द डोजेज फॉर्म टाइप टू बी कंपाउंडिंग लाइक BD TD OS, ये सबको इसमें लिखा जाता है। सिग्नेचर क्या होता है? द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ दिस टर्म इज यूज टू डी प्रिस्क्रिप्शन, SIG के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर टू फार्मासिस्ट, मतलब अब जो इसमें जो अब जो फार्मासिस्ट है हमारा वो डायरेक्शन देगा पेशेंट को कि आपको इसे कैसे खाना है। ओके, इस सिग्नेचर में आ जाता है। यानी जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्ट प्रिस्क्राइबर देता है फार्मासिस्ट को, और सिग्नेचर में क्या होता है? फार्मासिस्ट डायरेक्शन देता है पेशेंट को। ओके, और लास्ट में जो सिग्नेचर होता है इसमें हमारा प्रिस्क्राइबर का हैंड रिटन नेम होता है, उसके लिंक्ड मतलब उसके जो भी डॉक्टर होंगे उसको उनका सिग्नेचर होगा इंक के साथ, एंड या तो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। और इफ़ वैलिडेट ये क्या करता है ना, प्रिस्क्राइबर को एक बताता है कि हाँ रियल में ऐसा मतलब ओरिजिनल मतलब प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, एक अगर मुहर लगी होती है डॉक्टर की साइन होता है तो। आगे चलते हैं, सेक्शन सी का जो अगला क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट करना है वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दी वर्ड पोसोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस, यहाँ पर यन काट लीजिए, यस होगा। पोसोस मीन्स क्या होता है? हाउ मच, एंड लोगोस मतलब साइंस। सिंपल सा मतलब होता है पोसोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विथ डोजेज के फॉर्म में या क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब वो ऐसा डोजेज फॉर्म जो पेशेंट को डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल सके, वही होता है पोसोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? डोज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड rigidly because there are so many factors which influence the dose। कभी कभी होता है ना कि डोज कोई मतलब फिक्स नहीं किया जा सकता कि इतना ही डोज लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे डोज को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेज क्या होती हैं। द डोज रेंज इज यूजुअली बेस्ड ऑन द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट पेशेंट एडल्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डोज भी बदलता रहता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं डोज को, जैसे हमारा एज हो गया, हमारा सेक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, इमोशनल फैक्टर हो गया, प्रिस्क्राइबर प्रेजेंस ऑफ डिजीज हो गया, या एक्यूमुलेशन किसी चीज़ का हो जा रहा है, एडिक्टिव इफेक्ट हो गया, सनर्जिज्म हो गया, नेक्स्ट एंटागोनिज्म हो गया, आइडोसिनक्रेनेसी हो गया, टॉलरेंस हो गया, टैकीफाइलेक्सी हो गया, या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया। तो एक एक बारे में एक्सप्लेन कर लो जल्दी। एज की वजह से क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंज विथ एज के साथ बहुत सारे ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक बदलती रहती है। सो वाइल डिटरमाइनिंग द डोजेज ऑफ ड्रग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि एज कितना है, उसी अकॉर्डिंग हम उसको डोज देते हैं। अगर चाइल्ड है या ओल्ड पर्सन है उसको कम अमाउंट में डोज देना पड़ता है नॉर्मल डोज की तुलना में। ओके, नेक्स्ट सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वोमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर। अलग अलग वोमेन में जो होती हैं मैन की तुलना में सेम अमाउंट ऑफ डोज के लिए उनका एक्शन अलग देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डोज को बदला जा सकता है फीमेल के अकॉर्डिंग। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी एवरेज डोज ऑफ मेंशन आइदर इन टर्म ऑफ mg पर किलोग्राम बॉडी वेट या एज टोटल सिंगल डोज फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 से 100 kg के पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डोज को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मायने रखता है बिल्कुल। IV डोज ऑफ द रूट आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोज। अगर आप ओरल डोज दे रहे हैं और IV दे रहे हैं तो IV को कम देना पड़ता है, ओरल को ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे ड्रग होते हैं IV में डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुँच जाती है, और जो ओरल होती है वो पहले हमारे पूरे बॉडी में घूमते हुए, जिसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिक पाथवे से होते हुए गुजरते हुए जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? टाइम ही बहुत फैक्टर डिपेंड करता है डोजेज के लिए। जैसे द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक, अगर कुछ दवा ऐसी होती है अगर आपके पेट में खाना है या आपने तुरंत खा के दवा खा लिया तो अपना एक्शन बहुत तो अच्छे से नहीं दिखाएंगे। तो वही कह रहा है कि ड्रग आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टोमक। कुछ ड्रग होते हैं जो एम्प्टी स्टोमक बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती हैं। सो अमाउंट ऑफ ड्रग विच आर वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर ए मील मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव आफ्टर टेकिंग ए मील। वही जैसे हमारे खाली पेट, जैसे गैस की दवा को दिया जाता है पेंटाप्रोजल, पेंटाप कहते हैं खाली पेट खाना है, क्योंकि अपना एक्शन मैक्सिमम खाली पेट में ही दिखाएगा, खाना खाने के बाद अपना एक्शन ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? डे लाइट स्टिमुलेट इनहेंस कर देता है इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग एंड डिमिनिश कर देता है इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स के इफेक्ट को। अक्सर देखोगे जो नींद की गोलियां खाई जाती हैं ऐसे पेशेंट को हिप्नोटिक्स की दवा रात में ही खाने को बोला जाता है कि इसे रात में खाइए, क्योंकि वो मोस्ट इफेक्टिव रात में ही होती हैं। इमोशनल फैक्टर की वजह से
से भी होता है। दी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ ए फिजिशियन में इन्फ्लुएंस करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली दी ड्रग विच आर इंटेंटेड फॉर यूज इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जो इमोशनल पेशेंट होते हैं, साइकोलॉजी वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी बिहेवियर पे भी डोज को डिपेंड किया जाता है। दी फीमेल आर मोर इमोशनल देन मेल, फीमेल जो होती है मेल से ज़्यादा इमोशनल होती हैं, सो रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग की मात्रा को बहुत कम करके देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ड्रग लाइक बार्बिटूरेट क्लोरप्रोमाजिन में प्रोड्यूस करता है अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैव लीवर सिरोसिस, जिनको पहले से कोई बीमारी हुआ, उनको डोज दिया तो अपना एक्शन ढंग से दिखाएगा नहीं। या जैसे कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है मान लीजिए किडनी से एक्सक्रीट होता है, अब उस पेशेंट को अगर किडनी प्रॉब्लम है तो पूरा बॉडी में एक्यूलेट होने लगा, टॉक्सिक पर दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्यूमुलेशन क्या होता है। मान लीजिए ड्रग आपके बॉडी में, मतलब आपने अपने बॉडी में ड्रग लिया तो क्या करेगा, अगर पूरी तरीके से किडनी सही नहीं है, एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसकी वजह से कंट्राइंडिकेशन टॉक्सिक सिम्टम दिखेंगे। एडिक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कभी कभी दो ड्रग ऐसे होते हैं जिनका फार्मूला एक्शन सेम होता है, लेकिन आपने उनको साथ में ले लिया तो एक साथ अपना एक्शन दिखाएंगे और उसको फार्मूला एक्शन बढ़ के दिखेगा, तो ये भी नुकसान ही है। एडेड सिंक्रोनिसी क्या होता है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है एक किसी ड्रग के लिए विच इज डिफरेंट फॉर्म्स इट्स कैरेक्टर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिंपल सा इसको पहले हम एलर्जी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कोई दवा लिया आपको उसके अलावा हट के कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आपको दिखा, मतलब आइडियोसिंक्रोनेसी हो गई। नेक्स्ट सेक्शन से अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को ऑफ सस्पेंशन विथ मेथड टू ओवरकम, इसको कम भी करना है। तो यहाँ क्या होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है केकिंग या पुअर डिस्पर्जिबिलिटी, कैप लॉकिंग, कलर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ, डिफ्लॉकुलेशन, डिक्रीज इन दी ड्रग पोटेंसी, चेंज इन कलर, पीएच चेंज की वजह से चेंज इन विस्कोसिटी, रैपिड सेटलिंग, चेंज इन पार्टिकल साइज, माइक्रोबियल ग्रोथ, फोमिंग या केमिकल इंट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना है। केकिंग एंड री डिस्पर्जिबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, इन ए डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ए डेंस मास ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल सेटल हो जाता है बॉटम में, विच इज नोन एज केकिंग, इसी को केकिंग बोलते हैं। रीजन क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इज बहुत लो होता है, जिसकी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से। इसको रोका जा सकता है बाय यूजिंग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की मदद से या बाय यूजिंग विस्कोसिटी इम्पोर्टिंग एजेंट की मदद से। कैप लॉकिंग क्या होता है, आपने बहुत देखा होगा सिरप उरप में जब हम लोग रख देते हैं तो तुरंत सिरप का ढक्कन में शुगर जमा हो जाता है, उसका मतलब पाउडर फॉर्म में जमा हो जाना, यही तो कैप लॉकिंग। वही लिखा हुआ इट इज फिलिंग प्रॉब्लम इन विच डिस्पर्स पार्टिकल क्रिस्टलाइन ऑन द थ्रेड ऑफ द बॉटल कैप पे, जो हमारे उसमें व्हीकल होते हैं लाइक सुक्रोज फ्रक्टोज, उसी में जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैप को रिमूव करने में दिक्कत होती है, निकालने में। ये रीजन वही है, डिपोजिशन ऑफ किसी चीज़ का डिपोजिशन जो है ना बॉटल के कैप के बॉटल पे, ओके, बॉटल के कैप पे, ओके ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, डिफरेंट व्हीकल कंटेनिंग सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल, ये सब अलग अलग टाइप के व्हीकल यूज में, उसमें व्हीकल ही चेंज कर दो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी क्वालिटी के व्हीकल यूज करो, ओके। नेक्स्ट है कलर चेंज, कलर चेंज की वजह से क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन में भी चेंज देयर कलर, कभी कोई कुछ लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होते हैं, आप हाई इंटेंसिटी की लाइट ले लेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो कलर चेंज हुआ क्योंकि आपने मोर सेंसिटिव लाइट ले लिया, रीजन हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट किसको रोका जा सकता है, सिंपल था, इंटेंसिटी कम कर दो। नेक्स्ट क्रिस्टल ग्रोथ की, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टोरेज के दौरान सस्पेंशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन में एग्रीगेट हो जाता है क्रिस्टल ग्रोथ के फॉर्म में, जैसे टेम्परेचर, फ्लॉकुलेशन, पीएच चेंज, इम्प्योरिटी की वजह से। तो रीजन भी आप वही कुछ भी मतलब इसमें लिख दीजिएगा, ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से। आगे यहाँ प्रिवेंशन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द सर्फेक्टेंट डालिए, एडजस्टिंग करिए सॉल्वेंटी ऑफ द पार्टिकल को या एडजस्ट करिए उसके पीएच प्रिपरेशन को, यानी जो यहाँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसी को यहाँ पर एडजस्ट करना है, ओके। नेक्स्ट सेशन से का अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन फार्मेसी इन इंडिया। सबसे पहले फार्मेसी इज ए हेल्थ प्रोफेशन होता है दैट लिंक करता है हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से, एंड इट इज चार्ज होता है विथ इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। जैसे दो बार में बांटा गया, एक प्री इंडिपेंडेंट एरा, एक पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। प्री में क्या होता है, द हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन और पार्टिकल प्रैक्टिस इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप, सबसे पहले शुरू हुआ था 1811 में बाई स्कॉचेस यम बाथगेट इन कोलकाता में, मतलब एक साइंटिस्ट है स्कॉच यम बाथगेट के द्वारा कब शुरू किया गया था, 1811 में, कहाँ पे, कोलकाता में। ये कुछ डाटा आपको लिखना पड़ेगा। फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो दिया गया इंस्ट्रक्शन, उसके द्वारा एजुकेशन पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा। नेक्स्ट है एक मिनट,
ए फॉर्म्ड ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंडर्स वाज स्टार्टेड इन 1881 में बंगाल में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, एक फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर्स के लिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्स आया एमएमसी चेन्नई में, जो मेड इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ डिप्लोमा इशू बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन 1893। मतलब केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा की शुरुआत हुई और जो इक्विवेलेंट माना गया, जो इशू किया जाता था रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, उसी के इक्विवेलेंट माना गया। नेक्स्ट आगे हमारे जो फेमस इंडियन फार्मेसी के फादर महादेवलाल सराफ, इन्होंने क्या किया, ही वाज वन हु इंट्रोड्यूस किया 3 ईयर कोर्स ऑफ फार्मेसी इन बीएचयू एट फर्स्ट टाइम। ओके, द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया 1937 से 1938 सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद क्या होता है, द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी गॉट टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस एट बीएचयू इन लेटर में, बाद में सारे सिलेबस आ गए। और अभी देखिए यहाँ कुछ ईयर्स है, उसको आपको याद रखना। 1940 में क्या हुआ था, प्रोफेसर एम एल सराफ ने इंट्रोड्यूस किया था यम फॉर्म, वो भी बीएचयू वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रॉड ड्रग, गवर्नमेंट ने क्या लाया, ड्रग बिल लाया टू रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। दिस बिल एक्ट वाज फाइनली अडॉप्टेड एज, बाद में ड्रग एक्ट के नाम पे अडॉप्टेड किया गया 1940 में। नेक्स्ट 1941 में क्या हुआ, पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्रिएटेड इन KEM, किंग एडोर मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट भी निकाली जाने लगी। नेक्स्ट 1944 में क्या हुआ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो लाहौर में है, विच केम नेक्स्ट टू इंस्टीट्यूट डिग्री कोर्स ऑफ फार्मेसी, उसमें डिग्री कोर्स आ गया 1944 में। एंड एम टू प्रोड्यूस मैन पावर ऑफ द प्रोफेशनल फार्मेसी, प्रोफेशनल फार्मेसी को बढ़ावा दिया उन्होंने। 1945 में क्या हुआ, पीएचडी डिग्री इन दी फार्मास्यूटिकल साइंस इज स्टार्टेड 1945, शायद बीएचयू में पीएचडी डिग्री भी आ गई। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसी 1945 में आ गया और इफेक्टिव हुआ 1945 तक। 1946 में APTI आया, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर इन इंडिया। याद करिए, फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, जैसे PCI हो गया, APTI हो गया, और हमारा क्या होता है AICT, इन सब का फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाना। क्या होता है, फुल फॉर्म उठा कर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में क्या होता है, 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड हुआ विद फार्मेसी एक्ट 1948 के साथ। 1949 में PCI कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 1954 में क्या हुआ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वाज आया, जो स्टॉप करता है मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो फालतू के एडवर्टाइज नहीं करते हैं कि इसको खाओ ऐसा बढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट 1955 में क्या आया, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया और मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया था। 1960 में मास्टर ऑफ फार्मेसी सिलेबस इंट्रोड्यूस ड्राफ्टेड किया गया AICTE के द्वारा 1960 में, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। 1966 में क्या किया, सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया आया। 1984 में अमेंडमेंट आया फार्मेसी एक्ट 1948 में। 1985 में थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया, 1996 में फोर्थ एडिशन आया, 1907 में फिफ्थ आया, 1910 में सिक्स वाला आया, और 2014 में सेवेंथ वाला आया, 2018 में एट्थ वाला आया, उसके बाद 2022 में नाइन्थ एडिशन चल रहा है। अगला चलते हैं सेक्शन सी का। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेट करना वेरियस सॉल्वेबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स है। तो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, देखिए, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन ए डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट डेफिनिट टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको हम उसको डिजॉल्व करते हैं उस डिफिनिट अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी उसकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको तो बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। डिफिनीशन का नाम ही बता रहा, सॉल्वेबिलिटी को इनहेंस कर देना किसी टेक्निक की मदद से। नियरली 90% ऑफ द ड्रग आर ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, मैक्सिमम ड्रग ओरली ही दिए जाते हैं, लगभग 90%। द एक्वस सॉल्वेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड कंपाउंड डिटरमाइन इट्स एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। जैसे देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स आर यूज किए जाते हैं सॉल्वेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पर कुछ फिजिकल मॉडिफिकेशन है, केमिकल मॉडिफिकेशन है, कुछ अदर मेथड है। ये देखिए, फिजिकल मॉडिफिकेशन क्या क्या आता है, पार्टिकल साइज रिडक्शन आता है, जिसके अंदर माइक्रो आयनाइजेशन, नैनो आयनाइजेशन होता है। अगला मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म आता है, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म आता है, सॉलिड सॉल्यूशन आता है, और इसके अंदर क्या आता है, सॉलिड डिस्पर्जन इन कैरियर्स एंड कॉम्प्लेक्सेशन, सॉल्युबलाइजेशन। केमिकल मेथड बात करें तो चेंज इन पीएच की वजह से होता है, यूज ऑफ बफर्स, प्रोडक्ट अप्रोच, डेरिवेटाइजेशन। अदर मेथड में को क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, को सॉल्वेंसी की वजह से होता है, हाइड्रोट्रॉपी की वजह से, और सॉल्वेबिलिटी एजेंट और सॉल्वेंट डिपोजिशन। ये सारे जो हेडिंग है ना, इनके बारे में बस आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हेडिंग अगर याद है तो आपके अगर दो पॉइंट भी कुछ भी लिखते ना, हेडिंग सही है तो अंदर कोई मैटर नहीं देखा जाता। ओके,
मतलब कुछ क्वेश्चंस में, मतलब जो जैसे इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है, ऐसा नहीं कि चैप्टर है फार्मास्यूटिकल का लिख रहे हैं एचईपी का, ओके, ऐसा नहीं करना। तो आपको इस तरीके से इसको आपको क्वेश्चन कर लेना है। अगला जो हमारा सेक्शन सी है कैलकुलेशन वाला, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कैलकुलेट करना, प्रोपोर्शन आपको बताना और रेशियो बताना। तो मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट जो मिक्स करता है 30%, 25%, 10%, 6% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस करने के लिए 15% ऑइंटमेंट। इसमें क्या करता है, सिंपल सा एलिगेशन मेथड आपको लगाना है। इसमें फर्स्ट जो चारों ये दिए 30, 25 और 10 और 6, इसका 2 पेयर बना लेना है। देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लेना 30, 25, 10 और 6, इसका 2 पेयर बनाया। ऐसा पेयर ऐसे बनाने जो 15% ये हो ना, जितना बनाना उससे एक पेयर ज़्यादा होना चाहिए, उस पेयर में एक ज़्यादा होना चाहिए और एक कम वाला। जैसे देखिए 15 से 30 ज़्यादा वाला है और 15 से 10 वाला, एक पेयर ये बन गया। और एक पेयर ऐसे लेना है जैसे दूसरा पेयर वही सेम तरीके से, एक 25 ज़्यादा वाला और एक 6 वाला, ऐसे 2 पेयर बनाने हैं। बाकी और भी पेयर बन जाएंगे उस तरीके से, दूसरा भी मतलब दूसरा जो आंसर आएगा वो भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये कोई भी जो 2 पेयर बन जाए उसी का आंसर आप लोग निकाल दीजिएगा। ओके, तो सिंपल से क्या करना है, एवरी पेयर 1 इज 1 मोर देन 15%, वही बात यहाँ लिखा हुआ। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपल से क्या करना है, हर पेयर को इससे डिफरेंस निकालना है। तो जो हमारा 30 और 10 वाला डिफरेंस है, अब इसी का डिफरेंस हमें निकालना है। तो 30 का डिफरेंस हम 15 के साथ निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 का डिफरेंस 15 के साथ हमारा आएगा कितना आएगा, 15 पार्ट आएगा। और ध्यान दीजिए जो 30 का डिफरेंस जो 15 पार्ट आया है, इसी अपने उसी पेयर वाले के सामने लिखना, जो जिस पेयर का आप कर रहे हैं। तो देखिए इसी पेयर के सामने लिखा जा रहा है। अगला डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ ये वाला 10% का 15 के साथ हमारा जो आएगा ये हमारा 5 पार्ट आएगा। और इसको कहाँ लिखना है, उसी पेयर के जो अगला वाला होगा अपोजिट वाले के साथ सामने लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको लिखना पड़ेगा। ओके, अगला जो है 25 और 6 वाले पेयर में से अब 25 को घटा रहे हैं 15 से, तो इस 25 वाले को जो घटा के जो वैल्यू आएगा उस अपने पड़ोसी वाले पेयर के साथ लिखना, 6 के आगे लिखना पड़ेगा। ओके, 10 पार्ट। और जो 6 से जो 15 आप घटाएंगे वो जो पेयर आएगा वो घट के अपने पड़ोसी वाले 25 वाले के सामने लिखना पड़ेगा। इस तरीके से करके जो पार्ट आएगा 5, 9, 15, 10 पार्ट, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन वाला। इस तरीके से आप बहुत इजी क्वेश्चन होता है एलिगेशन मेथड, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है। ओके, टाइम बचाना, अगर टाइम एकदम कम बचा तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमारे पूरे प्रीवियस ईयर 2021 के पूरे पेपर डिस्कस हो गए। आई होप आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ही, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। आप लोग प्रीवियस पेपर के 2-3 साल का करके जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट ही होके आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।